वकील के पास, किसी भी एडवोकेट के पास पूरी तरीके से रखवा दोगे और उसमें क्लियर कर दोगे कि इसमें गारंटी है कि अगर आप नहीं दोगे तो ये इसमें से वसूले जा सकते हैं, तो गारंटी है। वो मुझे प्रॉपर तरीके से जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तरीके से ठप्पा लगा हुआ चाहिए कि सरकारी गारंटी है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि भाई ये गारंटी है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके कागज ले आना, उसको हम इसमें रख देंगे और मैं आपको 5,000 रुपए देना शुरू कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने 5,000 रुपए आपको अपन दे देंगे। नाउ थिंक, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप? ईमानदारी से सोच के बताओ कि आप क्या करोगे। एंड बिलीव मी, इस वक्त जो आपके दिल के किसी कोने में चल रहा होगा ना, वही रियल रोल है एक प्राइमरी अंडरराइटर का। एजेंट को क्या बोला जाता है? प्राइमरी अंडरराइटर। अब सोचो, आप बोलोगे सर कैसी बातें करोगे, ऐसे कभी होता है सर? आप अपनी मर्जी से उठोगे, अपनी मर्जी से सोओगे, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी खाओगे, जो मर्जी पियोगे, जो मर्जी सिगरेट शराब पियोगे, जैसे मर्जी गाड़ी चलाओगे, कल को एक्सीडेंट हो गया, कल को आप कहीं पे भी गए, सुसाइड भी कर लिया, सारी चीजों में हम, और ऊपर से आप कह रहे हो प्रॉपर्टी के कागज। एक बार वर्बली हो तो एक बार सोच भी लें कि भाई पता नहीं देंगे नहीं देंगे, आदमी होगा नहीं होगा, तो आप गारंटी भी चाह रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा 5,000 रुपये के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क लेता। सोचो, आप इस रिस्क को लेने को तैयार ही नहीं होगे, और अगर कोई तैयार है तो भाई खुशी खुशी मेरा इंश्योरेंस कर देना, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी से नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी तो लेने को तैयार ही है, उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे ही करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, कि आप खुद अगर एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आप क्या ये रिस्क लेने को तैयार हो? और 1% आप में से 0.00001%, एक बंदा भी नहीं तैयार होगा, बट कोई कहता है सिर्फ अपने, कई लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ करना नहीं होता बट कई बार बोल देते हैं, ठीक है, एक्चुअल में रिस्क नहीं लेंगे, एक्चुअल में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे कि अपना पेपर रखवा दें और कहें कि नहीं जी ठीक है। जो भी कोई कह भी दे, अगर सिर्फ बोलने के लिए भी कि हाँ जी मैं करने को तैयार हूं, तो ईमानदारी से सोच के देखो, क्या आप मेरे को पूरी तरीके से ठोक बजा के चेक नहीं करना चाहोगे? भाई मेरे को कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी मेंटल प्रेशर से तो नहीं गुजर रहा, कल को मैं रियल में सुसाइड तो नहीं कर लूंगा, भाई कल को मैं स्मोकिंग करता हूं नहीं करता, ड्रिंकिंग करता हूं नहीं करता, कल को मैं, मेरी फूड हैबिट क्या है, मैं सुबह कितने बजे उठता हूं, रात को कितने बजे सोता हूं। और तो और आप बोलोगे कि भाई साहब एक बात बता देते हैं, रोज सुबह उठने के बाद में कोई काम करना, ब्रश भी बाद में करना, सबसे पहले मुझे मैसेज करके बता देना तुम जिंदा हो। क्यों? क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं हूंगा, मेरे को दिल में धुक धुक हो रही होगी, ये सोचते हुए कि हाँ यार मैं क्या करूं, मैं, ये बंदा कहीं जिंदा भी होगा या नहीं होगा, ऐसे में मैं क्या करूं, मेरे को कैसे पता चलेगा ये बंदा जिंदा है या नहीं? तो मेरे को रोज सुबह बता दियो भाई कि भाई तुम जिंदा हो। क्यों? क्योंकि मेरे को हर वक्त मैं रिस्क पे हूं, हर वक्त मैं स्टेक पे हूं। तुम तो अपनी मौज कर रहे हो, मैं रिस्क पे हूं। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, मैं रिस्क पे हूं। तुम हिमालय पे जा रहे हो, तुम पर्वतों पे जा रहे हो, तुम घूमने के लिए जा रहे हो, मनाली, नैनीताल, पहाड़ों पे, वैष्णो माता, शिरडी, अलग अलग जगहों पे ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। रिस्क पे कौन है? मैं रिस्क पे हूं, क्योंकि मुझे वो पैसा देना है। तो क्या करोगे? पूरी तरीके से चेक करोगे, ऊपर बाल से लेकर नीचे तलवों तक, पैरों तक, के पूरी तरीके से मैं फिट एंड फाइन हूं या नहीं हूं। इसी ठोक बजा के चेक करने को कहते हैं इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। तो अब आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि एक्चुअल में इंश्योरेंस अंडरराइटिंग है क्या, किस बला का नाम है इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। और ये जो इंश्योरेंस अंडरराइटिंग है, ये इंश्योरेंस अंडरराइटिंग करता कौन है? ये इंश्योरेंस अंडरराइटिंग करता है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटर। तो लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटर कौन होता है? ये चेक करने वाला। इंश्योरेंस कंपनी देखो ये सब कुछ दे रही है, कायदे से आप सोचो, इंश्योरेंस कंपनी ये सब कुछ दे रही है, 5,000 रुपए महीने में ही ये पूरी सारी की सारी चीजें आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? और इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है कि भाई हम इतना तो अधिकार रखते हैं कि हम ठोक बजा के चेक करें कि ये आदमी ठीक है या नहीं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग जो ठीक हैं उन्होंने 5-5 हजार रुपए डाले हैं, अब जो आदमी ठीक नहीं है उसको हम पैसा किस तरीके से दे दें। और इसी काम के लिए उन्होंने किसको रखा होता है? अंडरराइटर को रखा होता है। उसी
पर्सन का नाम जो इन सब चीजों को चेक करता है वो होता है अंडरराइटर। तो लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटर आर एम्प्लॉयड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टू हेल्प प्राइस वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल्सो कंसिडर द, अब फिर उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बेनिफिट, इनकेपेबिलिटी, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं कि अंडरराइटर ठोक बजा के चेक करता है कि भाई ये जो आदमी है वो सही है या नहीं। कैसे चेक करता है ये आज आपको बता दूंगा। ये सेशन खत्म होने से पहले डोंट वरी, सारी की सारी चीजों को हम समझ चुके होंगे। तो भाई कैसे चेक करता है ये अंडरराइटर? एक अंडरराइटर है, एक एम्प्लॉय है, वो चेक करने के लिए कोई ना कोई तरीके तो अपनाएगा। तो वो तरीके होते हैं दोस्तों स्पेसिफिकली दो तरह के। दो तरह कैसे? एक होती है मेडिकल अंडरराइटिंग और एक होती है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। ठीक है, तो मेडिकल और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के, क्योंकि ये किस तरीके से देखेगा, एक तो देखेगा पैसे से और एक देखेगा सेहत से, शरीर से। तो पैसे से देखना फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, शरीर से सेहत से देखना मेडिकल अंडरराइटिंग। तो दो तरह की अंडरराइटिंग होती है और इन्हीं दोनों तरह की अंडरराइटिंग में छुपा हुआ है कि कैसे आप इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, कैसे आप इंश्योरेंस एक्सपर्ट की तरीके से उबेरिमा फायदीस को ढूंढ सकते हैं कि इस प्रिंसिपल का कहां कहां पे इसको नेग्लेक्ट किया गया, कहां पे इसे बाईपास किया गया। ठीक है, तो अब हम समझेंगे मेडिकल अंडरराइटिंग को और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को, डिटेल में अंदर तक जाएंगे। तो इसको समझने के लिए एक एक करके बात करते हैं। मेडिकल अंडरराइटिंग का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क से, यानी कि तीन तरीके से मेडिकल अंडरराइटिंग की जाती है। पहला फिजिकल हजार्ड, दूसरा ऑक्यूपेशनल हजार्ड और तीसरा मॉरल हजार्ड। अब आप कहोगे सर ये हजार्ड क्या भला है? तो ये हजार्ड क्या भला है, मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, सिखाता हूं। तो दोस्तों हजार्ड क्या होता है? किसी भी चीज के ऊपर जो रिस्क होता है, जो उसके रिस्क को बढ़ाता है, वो इजी भाषा में आपको समझाने के लिए बता देता हूं, उसको कहते हैं हजार्ड। तो तीन तरह के हजार्ड होते हैं, फिजिकल हजार्ड भी होते हैं, मॉरल हजार्ड भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी होते हैं। कोई भी आदमी जिस भी स्थिति में है, क्या उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पे रिस्क बढ़ रहा है? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो एग्जाम्पल जब मैं एक एक करके ब्रीफ करूंगा तो आपके दिमाग में अब अलग अलग चीजें आएंगी। आज के पूरे सेशन में आपके दिमाग में कई सारे केसेस आएंगे, कई सारी बातें आएंगी जो आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, जिस तरीके के लोगों को आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, जिस तरीके के प्रपोजल आपने रिजेक्ट होते हुए भी देखे होंगे, क्लास 1 एक्स्ट्रा पे, क्लास 2 एक्स्ट्रा पे, क्लास 3 एक्स्ट्रा पे पास होते हुए देखे होंगे। और इस तरीके से आपके दिमाग के सामने जब ये सारे केसेस आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारे केसेस और इन सब लोगों को दी हुई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का पूरी तरीके से हनन हुआ है। यानी प्रिंसिपल ऑफ जो इंश्योरेंस है उनको पूरी तरीके से, उबेरिमा फायदीस के प्रिंसिपल को पूरी तरीके से नकारा गया। कई लोगों ने गलतियां की और वही गलतियां अगर आप पकड़ लोगे तो पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या समझा? इंश्योरेंस क्या है, फिर हमने समझा इंश्योरेंस अंडरराइटिंग क्या है, फिर हमने समझा इंश्योरेंस अंडरराइटर क्या है और इस अंडरराइटर की जरूरत क्यों है। तो जब आपने अपने ऊपर लेके देखा, जब तक हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लेके देखते हैं तो हमें लगता है कुछ नहीं है यार। कई सारे लोग पता कहते हुए मिल जाएंगे, अरे इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत पैसा कमाती है यार, हमारे पैसे को तो इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। तो एक बार एग्जाम्पल से भाई साहब जरा इंश्योरेंस कंपनी की जगह पे खुद आके देख लो, कमा लो। मैं देता हूं 5,000 रुपए आपको महीने के, कमाओ, देखो, हम भी देखें कितना कमाते हो। 60,000 रुपए साल के होंगे, हम भी देख लेते हैं कितना कमा लेते हो उससे। पूरे 20 साल में 12 लाख रुपए होंगे, हम भी देख लेते हैं कितना कमा लेते हो कि 22 लाख भी मुझे वापस दे दोगे। पूरे 20 साल तक अपनी नींद भी खराब करोगे, पूरे 20 साल तक डर भी बना रहेगा कि कहीं प्रॉपर्टी चली जाए, और फिर उसके बाद 22 लाख से तुम कितना ज्यादा कमा लोगे कि अपना प्रॉफिट भी कमा लोगे और 22 लाख का मैच्योरिटी भी दे दोगे। सामने वाले को जब हम ये रियलाइज कराते हैं ना, कभी नॉर्मल बातों में, ये जो 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए ना, कभी करके देखना। नॉर्मल कभी 10-15 लोगों के ग्रुप में बैठे हो और 10-15 लोगों के ग्रुप में ऐसी नॉर्मली कि आपको पता है कि किस तरीके से इंश्योरेंस की उत्पत्ति हुई, तो जब 10 मिनट आप बोलोगे ना, वो कान लगा के और ध्यान लगा के आपको सुनने लग जाएगा। थोड़ी देर के बाद तो ऐसा लगेगा कि आप प्रवचन गा रहे हो और वो सुन रहा है। जैसे वक्ता होते हैं ना, साधु संत होते हैं कि अपनी बात बोलते चले जाते हैं और सामने वाला इंसान मंत्र मुग्ध होकर सुनता चला जाता है। वो ऐसे करके देखेगा और बोलेगा यार क्या नॉलेज है, यार क्या एक्सपर्ट आदमी है। बोले इसके ऊपर तो मेरे से कभी किसी ने बात ही नहीं की। आदमी आता है, कहता सर इतने रुपए महीना सेव करो, इतने रुपए के हिसाब से सेक्शन 80C में रिबेट मिल जाएगी, सेक्शन 1010D में रिबेट मिल जाएगी, आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी, कल को कुछ हो गया तो मिलेगा। कोई बेसिक चीजों की तो बात ही नहीं करता। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज के अंडरराइटिंग, कि भाई ये अंडरराइटर की क्या रिक्वायरमेंट आई। तो कई बार आप सामने वाले के
कहते हैं कि बॉल को सामने वाले के कोर्ट में डाल देना, तो कभी डाल के देखना कि सर 5,000 रुपए मैं देता हूं, आप बताओ आप लोगे? यही मेरी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, ये सारी की सारी चीज को कवर कर रही है और पूरी तरीके से रेस्ट एश्योर करके आपको दे रही है, गारंटी के साथ, सरकार की, IRDA की गारंटी के साथ दे रही है कि कल को कुछ होगा तो वो लोग बैठे हैं, आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, मना नहीं कर सकते। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी का इतना तो हक है कि वो ठोक बजा के चेक कर ले। अब आप कहोगे वो भी चेक ना करे, तो भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। आप बोलोगे हार्ट अटैक भी आ रखा है और नॉर्मल लोगों के साथ रख दो, मेरी नाव टूटी हुई है बट नॉर्मल लोगों के साथ रख दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। भाई मेरी लाइफ, जो मेरी नाव है उसमें लाइफ जैकेट नहीं है बट मुझे नॉर्मल लोगों के साथ रख दो, कैसे भाई, कैसे रख दें? मैं स्मोकिंग करता हूं जी, मैं ड्रिंकिंग करता हूं, मुझे नॉर्मल लोगों के साथ रख दो, नहीं रख सकते। अब आपको समझ में आ रही है? लास्ट टाइम जो एक छोटा सा मैंने एक पार्ट आपको दिखाया था कि भाई प्रपोजल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, अब समझ में आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस? आओ और आगे लेके चलता हूं। ये सेशन खत्म होने तक दिमाग के पूरी तरीके से तार खुल चुके होंगे, ये समझ डेवलप हो चुकी होगी कि इसको कैसे जज किया जाता है और कैसे इसका निचोड़ निकाल के लाया जाता है। कैसे जब आप सामने वाले को बोलोगे कि सर मैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूं, क्वालिटी चेक एक्सपर्ट हूं, तो कैसे आप उबेरिमा फायदीस को ढूंढोगे कि वो सही है या नहीं है, रिप्रेजेंटेशन हुई है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, कैसे मटेरियल फैक्ट बताए गए या नहीं बताए गए, और वो ये सारी चीजें कैसे निकलेंगी? दो तरह की अंडरराइटिंग को चेक करके। और वो दो तरह की अंडरराइटिंग क्या है? मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया? इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहां तक सब कुछ स्मूथ प्रोसेस में समझ आ रहा है तो प्लीज से यस इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी फटाफट कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताओ कि अभी तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट दिमाग पूरी तरीके से खुल रहा है कि यस हमें ये सब चीजें समझ में आ रही है कि ये क्या होता है, अंडरराइटर क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडरराइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर ये रिस्क हमें लेना हो तो हमें क्या, हम लेंगे या नहीं लेंगे। तो प्लीज से यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू अग्री टू मी। और अब तक यहां पे सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है? तो मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स को देख लेता हूं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज से यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो आ गया यस 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 yes 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 okay okay that's great so I've got the confirmation from your side कि you all are अब ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा बट यस मुझे बताना आप सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोगों के यस आ रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप सब लोगों को समझ। तो मैं चैट बॉक्स से बाहर आ गया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हमें मेडिकल अंडरराइटिंग तक और अंडरराइटर तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और हमें पता चल गया कि जो ये मेडिकल अंडरराइटिंग या टोटल अंडरराइटिंग है इसको मेडिकल और फाइनेंशियल में डिवाइड किया जाता है, और मेडिकल अंडरराइटिंग में भी किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? 3 तरह के हजार्ड से, फिजिकल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड और मॉरल हजार्ड। और हजार्ड क्या होते हैं? देखो ऊपर लिखा है द फैक्टर्स, देखो यहां पे लिखा है द फैक्टर्स दैट इफेक्ट रिस्क, ऐसे फैक्टर जो रिस्क को इफेक्ट करते हैं ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की लाइफ को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर क्या कहलाते हैं? वो हजार्ड कहलाते हैं। और हजार्ड को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? फिजिकल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मॉरल हजार्ड। अब आओ, जब हमने ये समझ लिया तो इसको थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल यानी कि शरीर से रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल यानी कि ऑक्यूपेशन, हमारे प्रोफेशन, हम क्या काम धंधा करते हैं उससे रिलेटेड, मॉरल मतलब जिसे कहते हैं नीति, यानी कि कहते हैं कि भाई एक आदमी कोई बेईमान आदमी तो नहीं है, तो उस मॉरली वो कैसा है, ठीक है? तो वो उसके मॉरल को लेके, ठीक है? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल हजार्ड की। दोस्तों फिजिकल हजार्ड क्या होते हैं? फिजिकल हजार्ड वो हजार्ड होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। याद कीजिए लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल लेवल जब हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो प्रपोजल फॉर्म में चौथे कॉलम से लेकर 9th-10th कॉलम तक ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और इन सारे सवालों में ही छुपा होता है क्या? फिजिकल हजार्ड। अब ये फिजिकल हजार्ड को आप कैसे जज करोगे? तो फिजिकल हजार्ड में क्या क्या आता है? फिजिकल हजार्ड में आता है कि एक आदमी अगर स्मोक कर रहा है तो भाई अल्टीमेटली इसकी नाव बाकी नावों की तरह है क्या? जो आदमी स्मोक नहीं कर रहा उसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं या जो स्मोक कर रहा है उसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं? आप कहोगे सर सीधी सी बात है, इसके जाने के चांसेस जरूर ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर, इसकी किडनी के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, इसके लंग्स के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से क्या है, जो रेगुलर ड्रिंक कर रहा है, जिसकी शाम की शुरुआत ही होती है ड्रिंक के साथ, रात को लड़खड़ाता हुआ घर पे आता है, वो आदमी के जाने के चांसेस कितने ज्यादा हैं?
पहली बात तो एक्सीडेंट से इसके जाने के चांसेस हैं क्योंकि लड़खड़ाता हुआ घर आता है। दूसरी बात, उससे नहीं जाएगा तो क्या करेगा, ये रेगुलर ड्रिंक करेगा, किसी ना किसी दिन इसका मामला खत्म ही होना है। तो इसको क्या हम बाकी नॉर्मल जो हेल्दी लोग हैं उनकी श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से कोई आदमी ड्रग्स ले रहा है तो क्या वो फिजिकली ये जो ड्रग लेना है, ड्रिंक करना है, स्मोकिंग करना है, क्या ये सारे के सारी चीजें वो फैक्टर्स नहीं है जो कि इफेक्ट कर रहे हैं? देखो आपको समझ आएगा, वो फैक्टर्स नहीं है क्या ये सारे के सारे जो इफेक्ट कर रहे हैं इस इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर? तो इस इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? वो फैक्टर्स हैं दोस्तों ये जो आपके सामने है, फिजिकल हजार्ड। इनको कहते हैं फिजिकल हजार्ड। कोई भी इंसान अगर कोई भी ऐसे रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें फिजिकल हजार्ड है कोई ना कोई, वो हम सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते। और इन सारे लोगों की डिटेल मेंशन करना ही क्या कहलाता है? उबेरिमा फायदीस के प्रिंसिपल को मानना। तो अब समझ में आया कि आपका सवाल हो सकता है कि सर उबेरिमा फायदीस को हम ढूंढेंगे कैसे, या फिर प्रिंसिपल्स को हम ढूंढेंगे कैसे, कैसे हम क्वालिटी चेक एक्सपर्ट बनेंगे? तो कुछ नहीं करना, प्रपोजल फॉर्म उठाना है। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रपोजल फॉर्म आपके सामने आए, तो आपका सवाल हो सकता है कि सर एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो गई जिसके बॉन्ड के पीछे प्रपोजल फॉर्म लगा होता है तो उसका प्रपोजल फॉर्म हमारे सामने है, हम देख सकेंगे, बट एलआईसी का नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी उस पर्सन से बोलो कि भाई वो निकलवाओ, अपने एजेंट को बोले कि भाई निकाल के दो, आपको तो प्रपोजल फॉर्म से मतलब है। और जिस दिन प्रपोजल फॉर्म आपके हाथ में आए, आपके पास पूरी तरीके से मौका है कि आप उस प्रपोजल फॉर्म को देखते हुए बता सकते हो कि सर 3 तरह के हजार्ड होते हैं, फिजिकल हजार्ड, मॉरल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और यही वो शब्द हैं जो राम जेठमलानी जी कहते थे कि भाई उनकी जुबान में वो सेक्शंस। अरे के साहब 1976 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था, ये हाई कोर्ट के जज को तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा ना, सुप्रीम कोर्ट का यूं फैसला करेगा, आपका बेटा आपके घर पहुंच जाएगा। भाई साहब आदमी कहता है बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो बस किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द बोल रहा है। अब आज तक एक इंश्योरेंस एजेंट ऐसे शब्द नहीं बोलता, मॉरल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये शब्द नहीं बोलता। ये शब्द बोलने जब आप सीख जाओगे ना, तो आप सामने की पूरे देश की जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको एक तरफ लाने में कामयाब हो जाओगे और अपने आप को दूसरी तरफ लाने में कामयाब हो जाओगे। और मैंने क्या बताया था, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल साउंड कर सकते हैं, बट इन सब्जेक्ट से आपकी फाउंडेशन के ये पिलर हैं, 4 पिलर। पहला पिलर पिछले सेशन में बनाया, दूसरा पिलर आज खड़ा करवा रहा हूं, 2 और पिलर खड़ा करवा के हम प्रैक्टिकल सेगमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो बड़े ध्यान से इन 4 सेशंस को समझना, ये 4 सेशन आपकी पूरी जिंदगी की गाथा लिखेंगे। तो क्या है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि व्हाई प्रपोजल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, क्यों प्रपोजल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या किया, कुछ सवाल हैं, सवालों के जवाब देने शुरू किए। पहले डिटेल आ गया, एड्रेस आ गया, सब चीजें आ गई, आपने सब बता दिया। अब आया व्यवसाय भी आता है, यानी कि ऑक्यूपेशन की डिटेल मांगी जाती है ना, उसके ऊपर आएंगे जब मैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड बताऊंगा। पहले मैं आपको फिजिकल हजार्ड बता दूं। तो फिजिकल हजार्ड में क्लियरली पूछा जाता है कि भाई आपने, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, और ये सारे प्रपोजल फॉर्म में सेम होते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, सारे प्रपोजल फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं और प्रॉपर तरीके से। तो आप देखोगे हाइट, वेट पूछी जाती है। पूछा जाता है कि पिछले 5 सालों में क्या आपने किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, आपको 1 हफ्ते से ज्यादा की कोई बीमारी हुई थी, तो अगर 1 हफ्ते से ज्यादा की बीमारी हुई थी तो क्या उसकी डिटेल आपने, हाँ या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ। तो यानी कि आपने बोल दिया हाँ बोलते ही कि भाई ये जो 99 लोग हैं जिनकी नाव ठीक है, जो बिल्कुल फिट है, इनकी कैटेगरी से अलग है। तो अब बात आती है कि सर हमें तो सिखाया गया नो 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 नो, गुड, यस, नो, खत्म। तो यानी कि वो नो 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 करना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, क्या बोला था, याद कर लो, आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो ध्यान से समझो आज के मेडिकल अंडरराइटिंग होती क्या है, पहले वो समझ लो, अपने डर को बाद में लेके आना। तो डर से तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही बाहर निकाल चुका हूं, अपनी चीजों को लेके डरो मत। 3 साल पॉलिसी चल रखी होती है, अर्ली क्लेम में दिक्कत नहीं आती, बट ये चीज आपको मौका दे रही है सामने वाले के घर में घुसने का, सामने वाले की पॉलिसीज में घुसने का, सामने वाले की फाइनेंशियल प्लानिंग में घुसने का। और ये घुस घुस के मैंने जो बिजनेस निकाला है, जो पैसा कमाया है ना, अथाह पैसा कमाया है। और मजे की बात बताता हूं, इस देश के जितने बड़े इंश्योरेंस एजेंट हैं वो अपने सीक्रेट आपको नहीं बताते, बट वो सारे के सारे लोग ये काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग ये काम करते हैं। अब
जिंदगी है आपकी, फैसला है आपका कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं डिटेल में। तो क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताना शुरू करता हूं। तो कई सारी चीजें पूछी गई कि भाई क्या आपको किसी भी तरीके के किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, आपको हाइपरटेंशन या कोई भी, मतलब आप अगर इसे पढ़ोगे आराम से पूरी तरीके से, तो चाहे वो फेफड़ों से रिलेटेड, श्वसन रोग से रिलेटेड, खांसी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कोई भी स्पेसिफिक अल्सर हो, चाहे वो पीलिया हो, एनीमिया हो, एनीथिंग, एनी डैम थिंग, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी हुई थी क्या, क्या आपको हार्ट से रिलेटेड, कोई लंग से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको वो डिप्रेशन से रिलेटेड, मानसिक रोग से रिलेटेड कुछ हुआ क्या, कोई भी एड्स या HIV से संबंधित कोई चीज निकली क्या, कैंसर, ल्यूकेमिया या फिर ट्यूमर, या कोई भी स्पेसिफिक अगर हम बात करें, वो कोई भी डिसऑर्डर हो, वो सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब ये क्यों पूछी जाती हैं आपको समझ में आनी चाहिए। ये इसीलिए पूछी जाती हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, मेडिकल अंडरराइटिंग में आती हैं। ये सारे फैक्टर ये बताते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, अगर इसमें से कुछ हैं तो एक आदमी का ये फिजिकल हजार्ड है। तो इसमें पूछा जाता है कि क्या आप स्मोक करते हैं, और करते हैं तो कितना, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कितना, क्या आप किसी अदर ड्रग का, मादक पदार्थ का, द्रव्य का सेवन करते हैं, हाँ, क्या आप तंबाकू, हाँ या नहीं। तो यानी कि आप तंबाकू या कोई भी सिगरेट, बीड़ी चबाने वाले तंबाकू या इसका सेवन करते हैं, बोले। अब मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा हाँ या नहीं, क्यों, क्योंकि हाँ या नहीं का जवाब तो आपको डिसाइड करना है। जब आप सामने से किसी का प्रपोजल फॉर्म चेक करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी का, तो पहली बात तो अपने प्रपोजल फॉर्म को साइड में रख देना, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को ना, ज्यादातर लोग जब हमारे बीमा गुरुकुल में आते हैं तो सेकंड सेशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, मजेदार तरीके से फील करते हैं कि अब तो मार्केट में हम आग लगा देंगे, मार्केट में जाएंगे, क्वालिटी चेक एक्सपर्ट बनेंगे, हर जो कोल्ड कन्वासिंग करेंगे उसमें सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाएगा, जिस आदमी के पास जाएंगे उसका क्वालिटी चेक करेंगे, उसको प्रूव कर देंगे कि उसकी पॉलिसी गलत है। और कहीं कहीं कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग डरना भी शुरू कर देते हैं, सर हमने तो ये मेंशन किया नहीं था, सर हमने तो ऐसा किया नहीं था, सर मैंने तो एक केस में ऐसा कर दिया था, मैंने तो उस केस में उसको ऐसे कर दिया था। सर हमें घबराने का नहीं, परेशान होने का नहीं। अब से चीजें क्या होंगी, गुरुकुल में आने के बाद चीजें क्या होंगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपके बिजनेस के लिए, आपके धंधे के लिए मैंने बता दिया। कोई चीज ऐसी है, देखो अब कोई आदमी चेन स्मोकर है, आटे में नमक और नमक में आटे का उदाहरण बता रहा हूं, चेन स्मोकर है, सुबह से शाम 3 डिब्बियां खाली कर देता है, तो भैया मेंशन कर दो, क्योंकि जब कल को उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी और पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पूरी हिस्ट्री निकल आएगी। एक आदमी कहीं पे भी झूठ बोल सकता है, जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए अंदर ले जा रहा होता है और पूछती है ना नर्स कि भाई ऐसा करते हो, वो बोलता है हाँ हाँ, इससे पहले कभी एडमिट हुए थे, हाँ मैडम हुआ था, इससे पहले हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत, हाँ मैडम दर्द होता था, मैं दवा ले रहा था, मेरे को बीपी था, मुझे शुगर था, सब बता देता है वो। क्यों, क्योंकि उसको लगता है मेरा ऑपरेशन गड़बड़ ना हो जाए। और इंश्योरेंस पॉलिसी में नो का रखा होता है। तो हमेशा याद रखो, ऐसे केसेस के लिए आटे में नमक और नमक के आटे का एग्जांपल बता रहा हूं। तो कोई चेन स्मोकर है, दिन रात स्मोकिंग करता रहता है, मेंशन कर दो कि मैं कभी कभी पी लेता हूं सिगरेट। कोई चेन ड्रिंकर है तो थोड़ा सा मेंशन कर दो, थोड़ी सी डिटेल करवा दो। क्या होगा, जा सकता फिजिशियन रिपोर्ट भरवाई जाएगी, अभी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, बता दूंगा, डोंट वरी, सारे सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, अभी अपने पास 1 घंटा है, डिटेल में बात करेंगे। या फिर क्या होगा, या फिर कोई स्पेसिफिकली किसी को स्टंट डला हुआ है, किसी की बाईपास सर्जरी हो रखी है, किसी को ऑलरेडी कैंसर डिटेक्ट हो रखा है, तो भाई मेंशन कर दो। क्या होगा, केस पास होगा या नहीं होगा। और छोटी मोटी चीज है, अरे हाँ सीने में दर्द कभी कभी उठ जाता है, तो भाई क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं है। तो जहां पे आटे में नमक और नमक में आटे का डिफरेंस पता चल रहा है आपको, आटे में नमक और नमक में आटे का डिफरेंस यही है दोस्तों, घबराने का नहीं, अपना आराम से, जो हुआ वो तो हो गया, उसको लेके घबराओ मत। अब आगे से ध्यान रख लो, जो चेन स्मोकर हैं, जो इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करोगे और उसके वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसको थोड़ा सा मेंशन करके चलो। ये तो हो गया आपका तरीका, और बिलीव मी इसकी वजह से केसेस रिजेक्ट नहीं होते अगर आप मेंशन करोगे। हाँ ओकेशनली पीता है, अब पता चले कि 3 महीने में एक बार दोस्तों के साथ कभी बैठ जाता हूं, तो भैया आटे में नमक चला है, समझ जाओ, अब इतना ज्यादा खुल के मत बुलवाओ, ठीक है, समझ जाओ। अल्टीमेटली हम सब यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो पैसा कमाना सीखो। ये सब आपको सिखाने का पर्पस सिर्फ एक है कि जब आप सामने वाले के
प्रपोजल फॉर्म को देखते हुए उसको बताओगे तो आप इतनी मजबूती में आ जाओ कि वो बोले सारी दुनिया एक तरफ, मेरा ये इंश्योरेंस कंसल्टेंट, इसी को बनाऊंगा मैं। तो कैसे बताओगे? क्या ना सर, 3 तरह के हजार्ड होते हैं, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड मॉरल हजार्ड। और फिजिकल हजार्ड में ये कैटेगरी आती है, आप मुझे ये बताएं कि आप ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। आपने फिजिकल हजार्ड पूछे, अपने प्रपोजल फॉर्म में चेक किए, प्रपोजल फॉर्म में अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है तो सामने रख दो। क्या ना सर, यहां तो मेंशन ही नहीं है, इसमें तो क्लेम नहीं मिलेगा। क्या बोलोगे? इसमें तो क्लेम नहीं मिलेगा। अब सामने वाले को क्या ना सर, देखो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में है, क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट, आपने ही बोला कि वो 40% शेयर करके जाता है, तो जरा एक बार ये पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसे 40% लेने का क्या फायदा कि आपके परिवार को एक नया रुपया नहीं मिलेगा? क्या फायदा ऐसे 40%? मेरे पास केसेस आते हैं सर, कई सारी विडोज, उनके भाई, उनके लोग मेरे को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे को ये क्लेम पास किसी तरीके से करा दो, इस क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, फला इंश्योरेंस कंपनी थी उसने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, अब आप हमारे को ये क्लेम निकलवा दो, हम आपको जितना क्लेम अमाउंट मिलेगा ना उसका 20% आपके साथ शेयर कर लेंगे। क्या ना सर, उस वक्त क्लेम अमाउंट जो लाखों में, करोड़ों में बन रहा है, उसका 20% भी आदमी शेयर करने को, 25%, 30%, 50% शेयर करने को वो लेडी तैयार हो जाती है। और अभी जब आपके सामने ऑप्शन है कि 40% के लालच में मत पड़ो, आप प्रोफेशनल से डील करो, तो आप 40% के लालच में पड़ते हो। प्रीमियम का 40%, प्रीमियम का 20%, और प्रीमियम का 20% होता है इतना छोटा सा, क्लेम का 20% होता है इतना बड़ा। इस बात को समझिए सर। और उसके बावजूद क्लेम नहीं मिलते सर। क्यों? क्योंकि आदमी के हाथ में थोड़ी ना क्लेम दिला देगा, किसके हाथ में है? वो तो मटेरियल फैक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, उबेरिमा फायदीस का प्रिंसिपल ही यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी गई, और जहां मिस रिप्रेजेंटेशन है वहां पे उबेरिमा फायदीस का प्रिंसिपल। तो आप क्या करोगे? प्रपोजल फॉर्म के इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उनके जवाब को उस बंदे के सवाल जवाबों के साथ मैच करोगे और प्रूफ कर दोगे। अब यहाँ पे वो 40% वाला, वो डिस्काउंट देने वाला, वो पुरानी पॉलिसीज करने वाला एजेंट कट गया। क्यों? क्योंकि वो तो प्रूव हो गया ना कि वो गलत था, उसने उबेरिमा फायदीस के प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट कर दिया और उसने रियल रिप्रेजेंटेशन की नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी जिंदा है ये तो यही बोलेगा ना, यार उसने मेरे से पूछा ही नहीं। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है। पर सर वो बोले आप क्या करेंगे? क्या ना सर, देखिए यही कह सकता हूं, अब जो गलती जिसने कर दी वो कर दी, आपको तो समझ में आ गया कि आपको किससे डील करना है किससे नहीं। तो इतना समझ लीजिए कि अब मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, आई एम देयर विद यू, मैं हूं आपके साथ। और आज जब हम आपका न्यू प्रपोजल करेंगे उसमें सारे मटेरियल फैक्ट को, उबेरिमा फायदीस के प्रिंसिपल को, आपके जो भी फिजिकल हजार्ड है, सारी चीजों को मेंशन करके तरीके से केस को पास कराएंगे। और प्रॉपर तरीके से केस को पास कराने के बाद, सारी डिटेल देने के बाद जब हम केस को डालेंगे तो सर उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो पूरी तरीके से पूरी तरीके से प्रूव हो गया कि कोई भी इशू नहीं था, आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं छुपाई थी, उबेरिमा फायदीस को आपने हनन नहीं किया। तो अभी समझ में आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस समझ आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें 5 इंश्योरेंस के प्रिंसिपल सीखे, उनमें से एक प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ उबेरिमा फायदीस, जिसको हम अटमोस्ट गुड फेथ भी कहते हैं। उबेरिमा फायदीस के प्रिंसिपल को और उससे रिलेटेड सारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल को हमने समझा। आज हम उससे आगे बढ़ गए और हमने अब ये सीखा कि वो तो शब्द हमने सीखा था ना और उसके कुछ फैक्टर सीखे थे, आज हम रियल में सीख रहे हैं कि उन फैक्टर्स को कैसे जज करने का, कैसे चेक करने का, जिसमें पहला शब्द आता है फिजिकल हजार्ड। तो फिजिकल हजार्ड आपने समझ लिया। अब फिजिकल हजार्ड के बाद दूसरे तरह के हजार्ड क्या होते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं? जो ऑक्यूपेशन के साथ रिलेटेड होते हैं दोस्तों। तो ऑक्यूपेशन के साथ रिलेटेड हजार्ड कौन से हो गए समझो। अब देखो, एक आदमी है जिससे आप मिलने के लिए गए और वो आदमी मर्चेंट नेवी में काम करता है। कहां पे? मर्चेंट नेवी में। तो भाई मर्चेंट नेवी में जो आदमी काम करता है वो आदमी पूरे टाइम कहां रहता है? वो रहता है समंदर में, नाव के ऊपर। कैसी नाव? जो यूज होती है। अब ये आदमी हमेशा रिस्क पे है या नहीं है? कैसे लहरें आ रही हैं, किस तरीके से जहाज गोते लगा रहा है, कहां पे जहाज डूब जाए, कभी उलट जाए, कभी अटैक हो जाए, उसके ऊपर कोई मिसाइल आ जाए, कोई पनडुब्बी से आक्रमण हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर वक्त एक रिस्क के ऊपर है आदमी। और अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम बीमारी हो जाए कि जिसका इलाज पॉसिबल ना हो, तो एक जहाज को वापस पहुंचने में, जब तक वो तट पे पहुंचेगा तब तक ये आदमी खत्म हो जाए। अब इस आदमी के ऑक्यूपेशन की वजह से इसकी जिंदगी पे रिस्क है या नहीं है? बिल्कुल है।
तो जब इसकी ऑक्यूपेशन की वजह से इसकी जिंदगी के ऊपर रिस्क है तो ये मेंशन करना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है। अब आप एक मर्चेंट नेवी के पास पहुंचे, आदमी के पास, और मर्चेंट नेवी के पास वाले आदमी के पास पहुंच के, या फिर कोई जेट फाइटर उड़ाने वाला आदमी है, वो हम लोगों ने देखा इंडिया और पाकिस्तान में जो एक एपिसोड हुआ अभिनंदन वाला, तो क्या हुआ, जेट को, दूसरे जेट को गिराया और खुद कहां गिर गए, पाकिस्तान में जाके, दूसरी कंट्री में। अब उस आदमी की जिंदगी के ऊपर कितना रिस्क है। अच्छा, ये जब हवा में उड़ रहे हैं तो जैसे इन्होंने किसी की मिसाइल से टकराए तो क्या दूसरों की मिसाइल से अपन नहीं टकरा सकते? बिल्कुल टकरा सकते हैं। तो इस आदमी की जिंदगी के ऊपर कितना रिस्क है। सोचो, इसी तरीके से ऑक्यूपेशन होता है कि समुद्र में गोता लगाने वाले लोग होते हैं, तो गोता लगा के कभी वो मोती निकालते हैं, सामान निकालते हैं, चीजें ढूंढते हैं, या कोई जहाज डूब जाता है, या कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो डूबे हुए आदमी को निकालने, ये सारे काम कौन करते हैं? गोताखोर। अब ये जो गोताखोर लोग होते हैं ये नीचे जाते हैं, और अगर आप नेट जियो या फिर इस तरीके के चैनल्स देखते होगे तो आप इनकी स्टडीज अगर करते होगे, इन सब्जेक्ट्स को समझते होगे, तो एक तरीका होता है कि अगर ये लोग जब नीचे जाते हैं तो नीचे इस तरीके के करंट का प्रभाव हो रहा होता है जो इनको नीचे खींच सकता है। तो एक लेवल के बाद जैसे ये नीचे जाते हैं तो वो करंट इनको नीचे खींचता है, और एक आदमी अगर उस मोमेंट में करंट के खत्म होने का इंतजार करने लग जाए, गया। अगर वो लहरों के विपरीत चढ़ने की कोशिश करे, गया। उसका एक तरीका होता है कि सिर्फ 45 डिग्री ऐसे नीचे से करते हुए 45 डिग्री पे तैरते हुए इसे उन लहरों को, उस करंट को काटते हुए, उससे बचते हुए बाहर निकलना पड़ता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो लोग फंस जाते हैं उनमें से कई लोगों की डेथ हो जाती है। अब ये गोताखोर जो है, जिसका ऑक्यूपेशन ही गोता लगाना है, ये आदमी क्या नॉर्मल लोगों की तरह से, तो इनको नॉर्मल लोगों में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो इसका ऑक्यूपेशन जो है वो ऑक्यूपेशन हजार्ड क्रिएट कर रहा है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ऑक्यूपेशन की वजह से रिस्क है कि भाई इसकी जिंदगी के ऊपर ज्यादा रिस्क है, जैसे जेट चलाने वाले के ऊपर है, जैसे मर्चेंट नेवी में काम करने वाले के ऊपर है। इस तरीके के जो रिस्क हैं, ऐसे लोगों का मेंशन करना अनिवार्य है या नहीं है? बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी है। तो एक कॉलम होता है जिसमें पूछा जाता है प्रपोजल फॉर्म में कि भाई आप क्या काम करते हो, कहां पे काम करते हो, और उसके साथ एक कॉलम होता है एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज। भाई एग्जैक्ट क्या करते हो, तो वो एग्जैक्ट बताना ही ऑक्यूपेशनल हजार्ड को जस्टिफाई करता है। कई तरीके के ऑक्यूपेशनल हजार्ड आप देखोगे, तो इसी एग्जांपल्स में हम आगे देखें तो जॉकी होते हैं जो क्या करते हैं, घोड़ों के ऊपर रेस में होते हैं, हाँ, या फिर उस पे खेलते हैं, घोड़े पे चढ़ के गोल्फ खेलते हैं, या फिर क्या करेंगे, हर्डल जॉकी, वो हर्डल्स होते हैं उनको पार लगाते हैं, घोड़े को कुदाते हैं ऊपर से। स्टंट मैन होते हैं, वो आग में से निकलते हैं, पानी में कूद जाते हैं, पहाड़ों से कूद जाते हैं। बॉक्सर्स होते हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, उसके साथ साथ WWE में होते हैं, पोलो खेलने वाले लोग होते हैं। इस तरीके के ढेरों आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है। लोग टनल्स में काम करते हैं, वो टनल बनती है, पूरी की पूरी सुरंगें बनती हैं, उन सुरंगों में काम कर रहे हैं, कब दब जाएगी पता नहीं। अगर आग लग गई तो धुएं से ही आदमी की डेथ हो जाती है, टनल में काम कर रहे हैं। अगर कोई स्पार्किंग हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो आदमी अंदर ही झुलस जाएगा। सिर्फ एक कैप पहन लेने से उसकी जिंदगी नहीं बचती। सिविल इंजीनियर्स होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही होती हैं, बिल्डिंग बन रही होती हैं, आदमी मेंशन कर देता है इंजीनियर। तो भाई इंजीनियर तो उसने पूछा है एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी, तो सिविल इंजीनियर, अगर सिविल इंजीनियर है तो यानी कि वो जिंदगी में क्या होगा वो आप मेंशन कर सकते हो कि इसका सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है। कई लोग होते हैं, आप देखोगे बोरिंग करते हैं, नीचे जाते हैं जमीन के अंदर, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज सुनी होगी कि वो आदमी बाहर ही नहीं आ पाया। क्या बाहर आई? उसकी बॉडी बाहर आई। कई लोग मैन होल में ड्रिलिंग का काम करते हैं, अंदर 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 सुरंगें बनाते हैं, मैन होल बनाते हैं। कई सारे लोग एसिड बनाने वाली, केमिकल बनाने वाली, ऑयल बनाने वाली कंपनीज में काम करते हैं। कई सारे लोग माइनिंग में काम करते हैं, तो लोग लिख देते हैं कि भाई ड्राइवर, अरे भाई ड्राइवर कौन सा ड्राइवर, वो पता चले जेसीबी चलाता है, और जेसीबी कहां चलाता है, वो पहाड़ों पे माइंस में चलाता है। तो यानी कि इसकी जिंदगी के ऊपर ज्यादा रिस्क है, किसी भी वक्त पलट जाएगी ये जेसीबी और खाई में गिर जाएगी, तो इसकी जिंदगी पे ज्यादा रिस्क है। तो हमारे ये सारे जो रिस्क हैं ये किस वजह से आए? ऑक्यूपेशन की वजह से आए। और ऑक्यूपेशन की वजह से ये जो रिस्क, जो हजार्ड क्रिएट हो रहा है, इस हजार्ड को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। दोस्तों एक बात को याद रखना, अगर ना साल 2 साल 3 साल काम करना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट जब आप 2-3 साल काम नहीं कर रहे होते, आप काम पूरी जिंदगी के लिए, अपने पूरी जिंदगी की इमारत, पूरी जिंदगी इसके ऊपर बेस्ड बना रहे होते हैं। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि भाई अगर मैं अच्छा राइटर हूं तो मैं किताब लिखूंगा, वो किताब बिकते रहेगी, पैसा आता रहेगा। अगर मैं अच्छा सिंगर हूं तो बढ़िया सा गाना गाऊंगा, और वो सिंगर, वो जो गाना जहां जहां चलेगा, जहां जहां यूज होगा, मेरे को रॉयल्टी आते रहेगी। रॉयल्टी इनकम इज नोन एज पैसिव इनकम। अगर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली तो रेंट जो है वो रेगुलर बेस पे आता रहेगा, वो रेंटल इनकम इज नोन एज पैसिव इनकम। इसी तरीके से इनकम होती है इंश्योरेंस एजेंसी से आने वाली इनकम, जिसको हम कहते हैं रिन्यूअल कमीशन। और ये रिन्यूअल कमीशन धीरे धीरे इतना बड़ा बनता चला जाएगा ना आप लोगों का, कि आपको कई बार डेवलपमेंट ऑफिसर्स कहते होंगे, कई बार आपको मैनेजर्स कहते होंगे, और धीरे धीरे बताते होंगे कि क्या स्कोप है। एक्चुअल में वो स्कोप है। ऑनेस्टली आपको ईमानदारी से बताऊं, जितना आपके ऑफिसर्स ने बताया उससे भी बहुत बड़ा स्कोप है। वो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि धीरे धीरे करके आप इन चीजों को समझें। वो आपका भला चाहते हैं, और धीरे धीरे डेवलप करते हुए, अगर आपको कहते हैं ना एक लेवल पे पहुंचने के बाद आसान लगने लग जाता है, तो अभी आपको वो करोड़ों की इनकम दिखाएंगे शायद नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो आज आपको लाखों की इनकम दिखाते हैं। बट करोड़ों की इनकम रेगुलर रिन्यूअल कमीशन बन जाता है, और इंसान पूरी जिंदगी के लिए फ्री हो जाता है। वो कैसे बनता है? इंश्योरेंस के काम से। अब इंश्योरेंस का काम यानी कि पैसिव इनकम जनरेट करना, और अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए आज सही डिटेल मेंशन करना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म में काम करना है तो सही तरीके से काम करके चलो। मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं, कई बार बताता हूं। एक दंपत्ति है, एक कपल है, मिस्टर अग्रवाल एंड मिसेस अग्रवाल, मेरे क्लाइंट हैं। वो जो मैडम है, उन मैम को मैं मिला सन 2011 में, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। हम जीवन सरल के ऊपर कॉल किया करते थे, हमारे ऑफिस का स्टाफ जीवन सरल पे काम करता था, और जीवन सरल पे हम 2000 रुपए महीने की, और मैक्सिमम अगर ज्यादा कोई बड़ी पॉलिसी लेता था तो 3000 रुपए महीने की जीवन सरल बेचते थे। तो 2000 और 3000 रुपए महीने की जीवन सरल हम बेचते थे, और जा जाके लोगों से बात करते थे। अब क्या हुआ, मेरी जो टीम थी वो टीम इसके ऊपर काम करती थी, और मैं जाके काम क्या करता था आपको सिखा देंगे। अगले सारे सेशंस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और बहुत चीजें आएगी ना, वो सब सीख जाओगे, डोंट वरी। 26 सब्जेक्ट अपने आप में सब कुछ है। शुरू के 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन है, और उसके बाद बिल्डिंग है। बिल्डिंग इतनी सुंदर है कि शीशे के ग्लासेस लगे होंगे और सब कुछ सीख जाओगे। तो क्या हुआ, हमने काम करना शुरू किया, और हमने जाना शुरू किया टेलीकॉलर्स के थ्रू चेक्स उठाने के लिए, या फिर कह लो कि लोगों से मीटिंग करने के लिए। तो मैं मीटिंग करने के लिए गया। अब मैं मीटिंग करने के लिए गया तो मैंने कॉल किया क्लाइंट के पास पहुंच के, तो उन्होंने कहा आप आ गए? मैंने कहा हाँ जी आ गए। तो क्या बोले, ये बेसमेंट में आ जाइए। तो मैंने गाड़ी लगाई, ऑल्टो गाड़ी होती थी मेरे पास, गाड़ी लगाई, और मैं बेसमेंट में नीचे गया। तो जैसे ही मैं बेसमेंट में गया तो मैंने कहा डिब्बे विब्बे पूरे तरीके से फैले हुए हैं, मशीन लगी हुई है, एक दूर एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़का बैठा हुआ है, एक आदमी घूम रहा है, और एक मैडम बैठी हुई है सामने ही। और जो मैडम बैठी हैं उन्होंने मेरे को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा, और सब ऐसी खुले में, कोई ऑफिस नहीं, कुछ कोई कैबिन नहीं, कुछ नहीं, सब खुले में पड़ा हुआ है, इसी तरीके से फैला फूला। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मैं नीचे पहुंचा, मैंने कहा नमस्कार मैम, अपना कार्ड दिया। तो उन्होंने कार्ड को लिया तो सही, ऐसी हल्का से ऐसे करते हुए रख दिया, और बोली कि हाँ आप LIC से? मैंने कहा जी। अब मैं खड़ा हुआ, बैठाया भी नहीं उन्होंने मेरे को, आप LIC से? मैंने कहा आपको क्या चाहिए? पैन, ये पैन कार्ड, ये आधार, और क्या चाहिए? मैंने कहा मैडम ये प्रपोजल फॉर्म। हाँ वो आप भरना शुरू कीजिए, और आपको क्या चाहिए उसके अलावा? मैंने कहा मैडम फोटो, तो फोटो ठीक है, ये चेक, ये आपका किस नाम से बनेगा? LIC ऑफ इंडिया, ओके। ये मंथली मोड पे हमारे को करना है, 3000 रुपए महीने की जीवन सरल। और मेरे को पेपर कैसे पकड़ा गए, ये लो जी पैन कार्ड, ये लो जी आधार कार्ड, ये लो जी फोटोग्राफ। और मैंने प्रपोजल फॉर्म फटाफट डिटेल कुछ ली उनसे, और भर के मैं निकला। ये मेरी पहली मीटिंग उसके साथ, वो क्लाइंट के साथ। मैंने सारी डिटेल ली प्रॉपर तरीके से। यही क्लाइंट मेरे को 1 साल के बाद इनसे, और वो 1 साल में क्या हुआ उनके साथ ये आप लोग समझते भी हैं, कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी है अपने चैनल्स पे, अपने वीडियोस में। आपको और डिटेल में इन 26 हफ्तों में बताया जाएगा कि कैसे हम ब्रांड बनाने में कामयाब होते हैं, कैसे हम 6 महीने साल तक उनके साथ, उनके दिमाग के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी नजरों में हमारा ब्रांड डेवलप हो जाता है। वो सब आपको बताया जाएगा। ये 26 हफ्ते अभी शांति से देखो चीजों को। तो क्या है कि जो वो ब्रांड, जो हाइट हमने क्रिएट कर दी थी, उसके बाद क्या हुआ, उनसे मेरी मुलाकात फिर से हुई। मेरे ऑफिस के स्टाफ को उन्होंने बोला कि श्रीवास्तव जी को बोलना आएंगे। ठीक है, मैं पहुंचा उनके पास। दूसरी बार जब मैं उनके पास पहुंचा तो उस वक्त हमने उनके 2 बेटे, दोनों बेटों के लिए जीवन तरंग पॉलिसी दी। कितने रुपए की? 21,000 जीवन तरंग पॉलिसी।
ठीक है जी, तो पहले कितने का प्रीमियम आया? 36,000 का। फिर कितना आया? 21,000 प्लस 21,000, तो 42,000 का प्रीमियम और आ गया। फिर क्या होता है? फिर तीसरे बारी में हमने मेरे पास दोबारा से लेडी का कॉल आता है, डायरेक्ट फोन आता है मेरे पास। हाँ श्रीवास्तव जी। मैंने कहा जी। अरे श्रीवास्तव जी, आप क्या सिर्फ पॉसिबिलिटी है आपके लिए आ पाना, क्या आप सिर्फ गुड़गांव का एरिया? मैंने कहा नहीं मैम, पूरा एनसीआर। तो आप क्या नारायणा में आ सकते हैं? मैंने कहा मैडम बिल्कुल आ सकता हूँ। तो मैंने कहा मैम नारायणा में क्या? बोले नारायणा में ना हमने फैक्ट्री खोली है। फैक्ट्री खोली है? मैंने कहा यार नारायणा में तो सारे इतने बढ़िया बढ़िया। हाँ नारायणा में हमने फैक्ट्री खोली है, यहाँ ना प्रिंटिंग प्रेस लगाई है हमने बड़ी, और वहां के लिए ना 1.5 करोड़ की मशीनरी आई है, स्टॉक आया है, ये चीजें, इन सबका इंश्योरेंस कराना है हमारी। मैंने कहा जी ठीक है, आता हूँ। मैं नारायणा पहुंचा, क्या बड़ी फैक्ट्री, क्या बढ़िया तरीके से सब चीजें बनाई थी। उस वक्त उन्होंने मुझे जनरल इंश्योरेंस के लिए बुलाया, और उनको जनरल इंश्योरेंस का हमने पूरा का पूरा उनके प्लांट का इंश्योरेंस किया, पैसा आया। उसके बाद थोड़ा सा वक्त बीता, और थोड़ा सा वक्त बीता तो फिर इन्होंने मुझे, इनसे मेरी फिर से बात हुई, क्योंकि हम प्रोजेक्ट करते रहते थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट करते रहते थे। जब हम इसमें एक सब्जेक्ट आएगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट है इन 26 सब्जेक्ट में आप देखोगे तो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो एक सब्जेक्ट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट में हम सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, तो वो प्रोजेक्ट हमारे चलते रहते थे। तो एक प्रोजेक्ट हमने चलाया, और उस प्रोजेक्ट के चलते जब मैंने 1 मंथ एमडीआरटी की थी, तो मैं उनके पास गया और उनसे प्रीमियम आया 1,01,000 रुपए का उस प्रोजेक्ट के चलते हुए। फिर क्या हुआ वो बताए जाएंगे प्रोजेक्ट वाले चैप्टर में। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार फिर हमने दोबारा से, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर पार्टी बढ़ते बढ़ते 3, 3.5, 4 लाख रुपए के प्रीमियम पे आ गई थी, तो मैंने इनसे सामने से मीटिंग फिक्स की कि मेरे एक क्लास कस्टमर में ये आ गए थे, और मैंने लेडी को फोन किया, तो इन्होंने कहा जी हमने अपनी फैक्ट्री ना वहां से हटा दी, जो नारायणा है ना, नारायणा में फैक्ट्री है, ऑफिस जो है वो गुड़गांव से छोटा वाला जो था वो हटा दिया है, अब हमने ऑफिस दूसरी जगह खोल दिया है। मैंने कहा जी बताइए कहाँ खोला है? तो बोले हमने ऑफिस खोला है डीएलएफ में, और डीएलएफ में जो फेज 2 है उसमें आप आ जाइए, वहां हमारा ऑफिस है, और यहाँ पे पहुंच के आप फोन कर लीजिएगा, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। मैं वहां पे पहुंचा। अब इस बार भी ऑफिस उनके बेसमेंट के अंदर था, बट इस बार के ऑफिस में कैबिन्स बने हुए थे। बाहर एक रिसेप्शनिस्ट लड़की बैठी हुई थी, वो लड़की के पास में पहुंचा। पिछली बार तो बड़ा सामने मैडम बैठी हुई थी, अब की बार रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोला, मैंने कहा वो मैं मैम से मिलने के लिए आया। तो बोले हाँ आप बैठिए, 2 मिनट बैठिए। आपका नाम? मैंने बताया नाम। बोले उन्होंने अंदर फोन किया, वो मैडम ने मुझे 5 मिनट के बाद बोला, और जब मैं 5 मिनट के बाद उनके कैबिन में पहुंचा तो देखता हूँ चारों तरफ बढ़िया तरीके से उनका कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम है, प्रिंटिंग का काम है, तो सारी चीजें लगी हुई हैं, कई चीजें लगी हैं कि जिसमें पता चल रहा है कि उनका काम। मैंने कहा मैडम बहुत बढ़िया, आपने तो ग्रो किया। नहीं सुमित जी, बस उस ईश्वर का आशीर्वाद है, सब चीजें ग्रो कर रहे हैं। मैंने कहा फैक्ट्री कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया। अब बताएं आप किस लिए मिलना चाहते हैं? तो मिलना चाहते थे। फिर मैंने उनको पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम, वो सारे सब्जेक्ट बताए, और बताने के बाद उनको कन्विंस किया। तब पहली बार उनसे हमारा बड़ा चेक आया, हस्बैंड वाइफ का मिला के करीबन 3,10,000 रुपए का, 3,07,000 रुपए अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो 3,07,000 रुपए का चेक हस्बैंड वाइफ का मिला के आया, जिसमें हमने उनको टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ मनी और उसमें कुछ चीजें मिला के कॉम्बिनेशन बना के दिया। ये पैसा मेरे पास पहला बड़ा चेक उनसे आया। इसके बाद 2 साल और बीते, और आज जब लास्ट टाइम मैं उनके पास गया था तो उन्होंने वहां से भी अपना ऑफिस बंद कर दिया। उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया हीरो हांडा चौक, गुड़गांव में। हीरो हांडा चौक के पास एक जगह है जिसको कहते हैं पेस सिटी, सेक्टर 37 के नाम से भी जानते हैं। तो सेक्टर 37 में पेस सिटी के पास उन्होंने अपना ऑफिस बनाया। क्या बड़ा ऑफिस है, बाहर गार्ड है, अंदर जाओ, रिसेप्शन से होते हुए जब तक आप उनके कैबिन में पहुंचते हो, क्या सारी चीजें हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस का वो अलग है, बिलिंग अलग है, प्रिंटिंग अलग है, प्रिंटिंग प्रेस अलग लगी हुई है। सर के फोन कान पे हमेशा ब्लूटूथ लगा रहता है, वो अपने काम में लगे रहते हैं लोगों के साथ। कई सारे सेल्स के लोग हैं जो गुड़गांव की कंपनीज में जा जाके इन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम वहां से ऑर्डर लेके आते हैं, और ये मैडम हर वक्त बिजी रहती हैं, बैठे रहती हैं। फिर हमने इनको 1 लाख रुपए महीने की पॉलिसी प्रपोज की। ऑल्दो उन्होंने 70,000 रुपए महीना फाइनल किया, बट हमने प्रपोज कितने की थी? 1 लाख रुपए महीने की। 70,000 रुपए महीना हमारा फाइनल हुआ। तो समझो 8,40,000 और सारा आज तक का प्रीमियम मिला लूं तो करीबन मोटा मोटी बताऊं तो 14-15 लाख रुपए का प्रीमियम एक क्लाइंट से। और ये क्लाइंट कौन था? जिसने मुझे 3,000 रुपए महीने की जीवन सरल ऐसे पकड़ाई थी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ। सोचो, अगर इस
लेवल पे काम करना है, अगर इतना बड़ा काम करना है, एक एक क्लाइंट जो HNI बनेगा उसके साथ मोटा पैसा कमाना है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। तो अब आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म सोचना है, ये आपका डिसीजन है। मैंने आपको अपनी लाइफ टाइम रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से आप समझ पाओ कि कितना मजबूती है। जब एक क्लाइंट इतना देके जाता है तो आज हम करीबन 2500 परिवारों को सर्व कर रहे हैं। हमने क्या कमाया होगा आप समझ सकते हैं। अब समझ में आ रहा है 1 मंथ MDRT कैसे होती है, 1 डे MDRT कैसे होती है। इस तरीके से होती है क्योंकि वो बन गया। और बना कैसे, इसी तरीके से बना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे दीवान साहब का बताया था उस तरीके से कोई भी चीज टिक नहीं पाती। क्यों नहीं टिक पाती? क्योंकि हम बात जिन चीजों के ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस एजेंट बात ही नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं फिजिकल हजार्ड के ऊपर, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के ऊपर, पुरानी पॉलिसी में क्वालिटी चेक से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि प्रिंसिपल ऑफ उबेरिमा फायदीस को चेक करने की, इस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड चेक करने के तरीके हैं। ऐसे ही मैं एक और क्लाइंट के पास गया था। अब आपको ऑक्यूपेशनल हजार्ड से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूं। गुड़गांव में ही थे वो भी। तो गुड़गांव में एक अपार्टमेंट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त, नहीं याद आ रहा, ठीक है, एक्चुअली मेरे दिमाग में है ही नहीं दूर दूर तक वो नाम। मुझे लोकेशन याद है बट नाम नहीं याद। तो वो अपार्टमेंट में एक गुप्ता जी हैं, तो उनके फादर और वो दोनों बैठे। जो लड़का है वो मर्चेंट नेवी में। तो मैं क्यों मर्चेंट नेवी का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मर्चेंट नेवी में उनसे मिलने के लिए गया। वो मर्चेंट नेवी में करते थे और ऑलरेडी उनके पास कुछ पॉलिसीज थी। उनके फादर ने भी कुछ पॉलिसीज ले रखी थी और वो बड़े मतलब सुलझे हुए आदमी, बढ़िया जेन्युइन आदमी, पढ़े लिखे, एजुकेटेड फैमिली। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे एक लाइन बोली। क्या लाइन बोली आपको बताता हूं। जितने भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड वाले लोग मिले उनसे ये लाइन आप बोल सकते हो, या किसी से भी बोल सकते हो, ये आपको काम आएगी। तो मैंने बोला सर आई वाज जस्ट वंडरिंग। क्या बोला? आई वाज जस्ट वंडरिंग, कि मैं बस ये सोच रहा था या फिर मैं ये जानना चाहता था कि आपकी जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड या ऑक्यूपेशनल रिस्क हैं उनको आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनमें कवर किया गया है या नहीं किया गया। तो बोले मतलब? मैंने कहा सर आप मर्चेंट नेवी में? बोले हाँ। मैंने कहा सर मर्चेंट नेवी ऑक्यूपेशनल हजार्ड कैटेगरी में आती है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में है तो मर्चेंट नेवी क्वेश्चनर साथ में भरा जाता है। तो नेवी क्वेश्चनर्स जब आप भरते हैं तो उसमें डिटेल पूछी जाती है कि भाई आपकी क्या क्या वहां पे एक्टिविटी होती है, क्या चीजें रहती हैं और कितना टाइम आप वहां पे होते हैं, सारी डिटेल भरी जाती है और उसके बेस पे आपकी पॉलिसी अप्रूव होती है। तो ये जो उबेरिमा फायदीस का प्रिंसिपल है उसके तहत ये